हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना बायोलॉजी मेंटोर डॉक्टर ऋतिक माहेश्वरी। माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इम्पॉर्टेंट 11th क्लास का। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन का चक्र, यानी कि ये संसार जिससे बना है, बोले तो लिविंग वर्ल्ड। जी हाँ बच्चों, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। होने को तो इसकी इंपॉर्टेंस एकदम ना के बराबर है, पर हर साल नीट में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। सवाल भी ऐसा आता है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपसे हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछी जाती है आपकी लिविंग होने की कैरेक्टरिस्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आपसे वही पूछने वाला हूं कि आपके इस जीवन के चक्रव्यूह के अंदर आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, आपका क्या रोल रहता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ड के बारे में। आज हम जानेंगे कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। माय डियर स्टूडेंट, बताइए क्या होती है लाइफ, क्या होता है लिविंग वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस व्हाट इज लिविंग वर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज लिविंग है जिसके अंदर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। मैंने बोला सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके दिमाग में क्या आया कि सर हमारे दिमाग में आता है लिविंग वो है जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जो ग्रो कर रहा है। अरे ग्रो करने को अगर आप लिविंग कहते हो तो नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर सकता है। कैसे बताऊं, एक पहाड़ को देखना, आपने जैसा देखा होगा, हो सकता है उसकी हाइट बढ़ गई हो सकता है मिट्टी का डिपोजिशन वहां हो गया हो। एक कचरे के ढेर को बढ़ता नहीं देखा क्या आपने? क्या उस वो ग्रोथ कंसीडर नहीं करोगे क्या? क्या एक मकान को बनता नहीं देखा क्या, वो उसकी ग्रोथ नहीं है क्या? क्या डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले ग्रोथ नहीं है क्या? मुझे तो इतना जवाब दे दो कि है क्या लिविंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ जो है वो 99% कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? लिविंग की है। बट नॉन लिविंग भी क्या शो करते हैं बच्चों? ग्रोथ शो करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर जो रिप्रोड्यूस करे, अच्छा रिप्रोडक्शन, क्या आपके सामने ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो इनफर्टाइल है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? जैसे कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस, कुछ इनफर्टाइल एनिमल्स जैसे म्यूल, और कुछ इनफर्टाइल हनी बी जैसे वर्कर बी। माय डियर स्टूडेंट, आप जवाब दीजिए खुद से, ठीक है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते, तो यानी कि रिप्रोडक्शन भी नहीं हुआ। पर सर एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे दिमाग में आ रही है, मेटाबॉलिज्म। अच्छा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती है हमें लिविंग रखने के लिए, हमारी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिज्म। तो क्या एक पेशेंट जो कोमा में है वो लिविंग है या डेड है? क्या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता? अरे आप तो कंफ्यूजन में आ गए। तो अब जवाब देना आप मेरी बात का। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। अच्छा सर, ये तो वही बात हो गई कि मैंने किसी को थप्पड़ लगा दिया तो उसने अपना गाल आगे कर दिया। अरे नहीं गांधी जी, थोड़ी। मैंने किसी को थप्पड़ लगाया तो उसने अपना हाथ मेरे गाल पर लगा दिया, बोले तो मुझे भी थप्पड़ लगा दिया। तो वो क्या है बच्चों? कॉन्शियसनेस। एक तरीके से बोला जाए तो स्टिमुलस एक तरीके का हो सकता है आपका फुल ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और अ डिफाइनिंग फ्यूचर फॉर लिविंग वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वर्ल्ड आपको पता है 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। बोले तो देयर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये तो हमारा एस्टिमेट है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, किसी का कुछ नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताना, सबसे बेसिक चीज क्या है तुम्हारे पास एक लाइफ के लिए? सर मेरे पास तो एक डिफाइनिंग फीचर है कि एक सेल प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके सामने एक सेल, ठीक है, ये आपके सामने एक सेल। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है लिविंग स्टेट कैसी आई होगी? ऑर्गेनल और बायोमोलिक्यूल से मिलकर एक ऐसी चीज क्या बनी जिसको बोला गया सेल, और जो क्या है बच्चों? लिविंग है। ऐसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच? माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में पता है क्या हुआ होगा? इन दोनों के बीच में हुआ होगा बच्चों इंटरेक्शन। बोले तो इंटरेक्शन जो है वो एक रिएक्शन को राइज देता है, और यहां पर जो रिएक्शन है उसका नाम है लिविंग स्टेट। मॉलिक्यूल से लेकर हमारे सेल्स तक आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल से लेकर हमारे सेल तक। मैंने क्या बोला है, जब भी मैं टिश्यू के बारे में बात करूंगा तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि वो सेल्स जो सेम ओरिजिन से, या बोला जाए सेम तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करे, कॉमनली ऐसा बोला जाता है कि उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, उनका फंक्शन कॉमन होना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा वो, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सेल और सेल इंटरेक्ट करेंगे टिल इंफिनिटी,
ठीक है, तो वो क्या बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। यानी कि लिविंग क्या है बच्चों, वो सिस्टम लिविंग है जो क्या करे, इंटरेक्शन करे। ठीक है, इसीलिए इंटरेक्शंस के कारण उसके अंदर होती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण होती है बच्चों डेथ। ठीक है, तो वो है आपके सामने लिविंग। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को सिरे से एक। ठीक है, तो लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ क्या है, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यार अनटिल अनलेस मॉलिक्यूल्स क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपस में, तो एक केमिकल रिएक्शन को राइज नहीं देंगे और आपकी लिविंग स्टेट पैदा नहीं हो पाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है बताइए मुझे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंशिएशन जब हो जाए, डिफरेंशिएशन जब हो जाए तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। माय डियर स्टूडेंट, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जब तक आपका फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तब तक आप डेवलप नहीं है। तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन गिव राइज टू डेवलपमेंट। ये बात प्लीज याद रखिएगा, आपके नीट के अंदर भी ये बात इनडायरेक्टली पूछी जा चुकी है, जो कि एनसीईआरटी में लिखी है। रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो कॉन्शियसनेस, हमारी वो एबिलिटी जिससे हम स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। वही जो मैंने अभी आपको स्लैप करने की बात बताई थी, जब आपको कोई स्लैप करता है तो आप उसके सामने दूसरा गाल नहीं बल्कि उसको भी स्लैप लगा देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक तरीके का रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है जो हम शो करते हैं। एडेप्टेशन क्या होती है, वो एबिलिटी कि हम एक हैबिटेट में एक्वायर्ड हो जाएं, हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएं और हमारा मेटाबॉलिज्म उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक्लिमेटाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे गाल लाल हो जाते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बेसिकली वो क्या चीज है, एडेप्टेशन ही तो हो रही है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपने स्पीशीज का नंबर बढ़ाना होता है इस लिविंग वर्ल्ड में। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पेशिएशन नहीं होता, स्पेशिएशन नहीं होता तो बच्चों 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो आज हैं वो नहीं होती। और अगर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर हमारा नहीं होता, हम क्या नहीं करते बच्चों, स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इवोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंट चेंजेस है इन्वायरमेंट में जो हमें मजबूर करते हैं हमारे अंदर चेंजेस इंड्यूस कराने के लिए। ठीक है, चलिए, तो लाइफ इसी तरह का एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो हम शो करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब आइए पढ़ते हैं व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। वो सिस्टम, वो बॉडी जो क्या है, खुद अपने आप को रेप्लिकेट करे, बोले तो क्या करे, खुद का रिप्रोडक्शन करे, अपने आप की ग्रोथ करवाए और क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए अकॉर्डिंग टू हैबिटेट और सेल्फ रेगुलेट करे। बोले तो एक बात बताओ मुझे आप, क्या आपको सांस लेने के लिए किसी मशीन की जरूरत पड़ती है क्या, नॉर्मल कंडीशंस में? नहीं पड़ती। आपकी बॉडी सेल्फ सस्टेनेबल है, आपकी बॉडी सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है खुद पर, कि वो अपना काम खुद कर सकती है, जिसको बोला गया है यहाँ पर बच्चों सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। और जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अगर अगर हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्शियस पैटर्न जो है वो साबित नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को प्रूव करने के लिए हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, चेंज, बोले तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हमें मजबूर करता है एक एक्शन लेने के लिए, वो है स्टिमुलाई। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइए पढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 इज ग्रोथ। क्या ये प्रॉपर्टी 100% जस्टिफाइड है क्या? मुझे तो आप जवाब दे दो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ग्रोथ जो है वो एक तरीके से क्या है बच्चों, 99% तो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट 1% नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि एक कचरे का ढेर भी क्या करता है बच्चों, ग्रो करता है विद ईयर्स, जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी कूड़ा करकट आके डिपॉजिट होता है। तो देख लीजिए आप। ठीक है, रिप्रोडक्शन, क्या ये भी 100% है? नो सर, ये भी यही मान लो कि आप 99% तो है बट 1% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर स्टीराइल ह्यूमंस, स्टीराइल ह्यूमंस। म्यूल जो था बच्चों एक तरीके का हाइब्रिड, वो भी क्या था, स्टीराइल था, जिसमें मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस किया गया था। और वर्कर भी अगर मैं बोलूं तो वो भी क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव है, वो नहीं बना सकती अपने जैसा एक इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस? यस सर, ये माना जा सकता है कि एक तरीके का क्या है, मेटाबॉलिज्म एक तरीके का क्या है बच्चों, आपका एक रिएक्शन है जो एक लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होता है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है मेरे पास। क्या आप लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकते? एक्सेप्शन हर चीज का है, तो आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इस चैप्टर को पढ़ना होगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है। बाकी जो मेन डिफाइनिंग फीचर है ना बच्चों, वो क्या है आपका? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। एंड कॉन्शियसनेस ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको एनसीईआरटी ने डिफाइनिंग फीचर भी बताया है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बताया है। चलिए, इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है बच्चों? सेल नंबर में इंक्रीज और उसके मास में इंक्रीज। ठीक है, यही ग्रोथ है आपकी, जो किसकी वजह से होती है बच्चों? सेल डिवीजन की वजह से होती है। चलिए, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो नया बच्चा यहाँ पर नहीं बन रहा है, और वो बच्चा बड़ा होकर ग्रो कर रहा है, तो वो भी क्या है बच्चों? लिविंग प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, ये बात याद रखना प्लीज, जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? इनडेफिनेट होती है। एक यूज करता है वर्ड आपकी एनसीईआरटी, जिसको बोला जाता है इनडेफिनेट ग्रोथ। तो इनडेफिनेट ग्रोथ पैटर्न इज सीन इन प्लांट्स, माय डियर स्टूडेंट। उनके पूरी लाइफ स्पेन में क्या होती है? ग्रोथ होती है। बट इन एनिमल्स द ग्रोथ इज अप टू अ सर्टेन एज। इट मींस द ग्रोथ इज डेफिनेट, यानी कि इट इज फाइनाइट। ठीक है, नॉट इनफाइनाइट। However, cell division occurs to replace lost cell. But cell division हो सकता है, जैसे ही आपके हाथ पर एक कट लगता है, वुंड क्रिएट होता है, तो बच्चों आपकी स्किन क्या करती है? रीजनरेट करती है या नहीं करती? रीजनरेट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उंगली काट दी और उंगली वापस ग्रो कर गई। रीजनरेट से मेरा मतलब ये है कि आपके यहाँ कट लग गया और उसके बाद कैसे रीग्रो कर गई वो? बाय डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। बेसिकली ग्रोथ क्या होती है बच्चों? मास और साइज में इंक्रीज होती है। डज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो? इसका मतलब क्या है कि जो नॉन लिविंग सरफेसेस है वो अपने ऊपर क्या करवा सकते हैं? नॉन लिविंग मटेरियल का एक्यूमुलेशन करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ऐसा बोला जाता है। जो एक फर्क ये है बच्चों, ठीक है, जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। जो ग्रोथ है यहाँ पर दिखाई गई है आपको, दो तरह की। एक तो बोला जाता है इसे इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। माय डियर स्टूडेंट, इंटरनल के अंदर से निकाला हमने आई एन टी, और इसको बोला इनसाइड ग्रोथ, द ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। और एक्सटर्नल से निकाला ई एक्स टी, और इसको बोला ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। प्लीज इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। तो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होती ही है, जैसे कि माउंटेन्स। माउंटेन्स पे क्या होती नहीं? क्या बर्फ डिपॉजिट होती नहीं? क्या उधर स्नोफॉल नहीं होती क्या? ठीक है, तो ग्रोथ इज पार्शियली अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं फिर से। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोजेनी का प्रोडक्शन, अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म का, अपनी जैसी एक और जनरेशन का प्रोडक्शन करना ही क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं अपने पेरेंट से रिलेटेड। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। आपकी 11th क्लास का पहला चैप्टर, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसमें मेनली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर बाय पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट से मेरा मतलब क्या है? Basically, from male gamete is produced. From male body, male gamete is produced, and from female, female gamete is produced. ये जो साइन मैंने आपके सामने बनाए हैं फीमेल और मेल के लिए, ये किस प्रकार है आइए समझते हैं। आप जब भी मेल या फीमेल वॉशरूम्स में जाएंगे तो आपको किसी भी मॉल, किसी भी शॉपिंग सेंटर के वॉशरूम्स पर ये साइन मिल सकता है। इनफैक्ट आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मेल और फीमेल ये है, तो बाइसेक्सुअल क्या है? ये है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो मेल गैमिट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एग प्रोड्यूस करेगा। और जो फीमेल, जो
फीमेल गैमिट है वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, सॉरी मेल गैमिट क्या चीज प्रोड्यूस करेगा बच्चों, स्पर्म। मेल गैमिट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म, और फीमेल गैमिट एग या फिर ओवा, और दोनों जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, जायगोट। ये बेसिक क्या है, बेसिक एक आपके सामने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने शो करी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन तो मैंने बता ही दिया आपको। रिप्रोडक्शन में आपके एक्सेप्शन क्या है बताइए मुझे, आपका रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है स्टेरिलिटी, ठीक है, द एबिलिटी टू नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनिस। चलिए नेक्स्ट, in unicellular organism growth and reproduction are same because they reproduce by cell division। ऐसा बोला जाता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इसको मैंने स्टामा किस लिए किया, क्योंकि मैं अभी आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा बोला जाता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, एक ही है। ऐसा क्यों, मान लो आपके सामने ये एक सेल है, यूनिसेल्युलर सेल है, ठीक है, यूनिसेल्युलर सेल के अंदर जब ग्रोथ होगी तब भी इसका क्या होगा बच्चों, सेल डिवीजन होगा। किसके टाइम पर, आइए इधर देखते हैं। मैंने बोला ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी क्या हुई, ग्रोथ अगर हुई तब भी सेल डिवीजन होगा, और मान लीजिए इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ तब भी क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ऐसा हो रहा है, देखिए मेरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक न्यूक्लियस है, एक सिंपल सा सेल है। अगर वो दो सेल्स में डिवाइड करेगा तो एक से क्या बना देगा, मान लो एक यूनिसेल्युलर सेल था, एक से क्या बना दिए, दो। अगर वो फिर से दो में डिवाइड करेगा तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, दो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर रिप्रोडक्शन और जो आपका सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है, वो दोनों एक नहीं हो गए क्या, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, सेल डिवीजन। तो मुझे एक बात बता दो, क्या मैं उससे एक बात एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, एक फैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। हमें बचपन से बोला जाता है दैट नथिंग इज इमॉर्टल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। कैसे, मुझे एक बात बताना जरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल, वे अमर है, अजर है। ये कैसे साबित हुआ, माय डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो एक बात बता दो कि पुराना सेल मरा कहाँ, कहाँ गया पुराना सेल, ये सिर्फ डिवाइड ही तो हुआ है, यहाँ पर डिवाइड ही तो हुआ है। तो डिवाइड होने पर तो जो इसके आधे आधे पार्ट है वो फिर से ग्रो कर गए, तो यानी कि इसका हाफ पार्ट तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसे का वैसा इंटैक्ट है ना। तो इसलिए बोला जाता है दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर बच्चों मोर्टेलिटी होती ही नहीं है, द लाइफ इज इमोर्टल इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, Many organisms do not reproduce, example mules, worker bee and infertile human couples। ऐसे लोग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा that reproduction is not a perfect defining property of a living organism, ठीक है। चलिए, तो ये म्यूल है और ये वर्कर हनी बी है। इनकी कहानी तो आपको पता होगी, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, और जो आपकी वर्कर हनी बी है ये वो हनी बी है जो रॉयल जेली नहीं फीड कर पाती, जो रॉयल जेली पर नहीं फीड कर पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द सम टोटल, इट इज द टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। कि भैया एक लिविंग सिस्टम यानी कि अगर आप एक सेल ही ले लो तो एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है बच्चों, सेल के अंदर प्रोटीन पैकेजिंग से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन हर एक चीज होती है। इनफैक्ट सेल जो है अपने इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में, अपने इंटरसेल्युलर स्पेस में मटेरियल तक एक्सक्रीट करता है, वहां से एब्जॉर्ब भी करता है, ई वेजिनेशन भी करता है, एक्स वेजिनेशन भी करता है बोले तो, ठीक है, फेगोसाइटोसिस भी करता है, ई विसरेशन भी करता है। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर मटेरियल इंजेस्ट भी कर लेता है, अंदर ले भी लेता है और अंदर से बाहर निकाल भी ले लेता है, बाहर भी निकाल देता है, यानी कि एक्सक्रीट भी कर देता है। तो ये चीजें क्या है बच्चों, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का ही तो पार्ट है। ये सारी चीजें जो आपके सामने दिख रही है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म को ही तो राइज देते हैं। किसी चीज का टूटना, किसी चीज का बनना,
कोई मैक्रोमोलिक्यूल का टूटना, किसी मैक्रोमोलिक्यूल का यहाँ पर बनना, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, मेटाबॉलिज्म ही तो है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि कोमा पेशेंट से लेकर जो एक्टिव पेशेंट होता है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, और आपके सामने जब भी पूछा जाए विच इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. Metabolic reactions को outside the body यानी कि जहां living world present भी नहीं है, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब, वहां पर भी दिखाना पॉसिबल है। Isolated metabolic reactions जो टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट होती है, isolated मतलब away from living system, जब वो लैब में कैरी आउट होती है, यानी कि जब वो इन विट्रो करी जाती है कैरी आउट, इन विट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ साइड। ऑफ साइड मतलब जहां पर वो होनी चाहिए वहां ना होकर कहीं और आइसोलेटेड कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में उसे कैरी आउट किया जा रहा है। जैसे मान लो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम पेड़ के अंदर होता है, पर अगर हम उसे फैक्ट्रीज में करने लगे तो मेटाबॉलिज्म तो वो भी है, बट क्या फैक्ट्रीज में पेड़ लगे हैं, क्या हम उनसे ले रहे हैं किसी पाइपलाइन के थ्रू? माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? उस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फैक्ट्री में टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट कर कर, कंटेनर में कैरी आउट कर कर। ठीक है, चलिए। Organisms are made up of one or more cell. It is the defining feature of living organism. Organism जो होते हैं बच्चों, एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके का क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि अनटिल अनलेस जो है सेल्स आपस में क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लिविंग स्टेट कैरी आउट नहीं होगी। जब तक उसके अंदर वाले जो बायोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लिविंग स्टेट जस्टिफाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस। बोले तो अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंट का जो फोर्स है उसको रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है बच्चों, उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिससे वो सेंस करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। जैसे आपके आसपास जब सर्दी पड़ती है तो आप शिवर करते हैं, जब आपके आसपास गर्मी पड़ती है तो आप स्वेट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए। अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग होना ही क्या है बच्चों, कॉन्शियसनेस का प्रेजेंट होना है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना है। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है बच्चों, वो है आपका कॉन्शियसनेस। कितने भी ऑप्शंस आ जाए, अनटिल अनलेस आपके सामने अगर वन वर्ड टिक आंसर है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप उसे ही टिक करेंगे। चलिए। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी में लिखी गई चीज क्या है बच्चों, पत्थर पे बनी लकीर है जो मिट नहीं सकती। ठीक है, चलिए। आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब यही है। ठीक है, तो ह्यूमन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको खुद की अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस तो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट खुद के लिए अवेयर होना, खुद के लिए सब चीजें कर पाना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम बता पाते हैं कि सर हमारे पेट में दर्द है, तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हमें फीवर आना सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ह्यूमन एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसके अंदर प्रेजेंट है, और इसी कारण इसकी इतनी कामयाबी है, ये सेल्फ अवेयर है और ये रिस्पॉन्ड कर पाता है बच्चों इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है कंप्लीट। लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टाटा, गुड लक।